नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। पूरा कंक्लूजन तैयार लेकर आए हैं। कंसेप्ट की भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे। इससे संबंधित जो आपके टॉप 50 प्रश्न हैं उनकी भी बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। चलिए आइए देर न करते हुए 3 से 5 नंबर आपके पक्के करते हैं एनसीएफ 2005 से, क्योंकि आपको पता है कि आउट ऑफ 150 में से 150 प्रश्नों में से 3 से लेकर 5 प्रश्न आपके एनसीएफ से पूछे जाते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी सभी क्लासेज चलें जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। आई होप सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। तो पहले हम पॉइंट्स के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स है, आपके 5-6 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखेंगे। इसके बाद प्रश्न उत्तर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। तो एनसीएफ में किस प्रकार, एनसीएफ का जो एक दस्तावेज है, एनसीएफ क्या है, एक दस्तावेज है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आ सकता है एनसीएफ एक है, सिद्धांत है, ठीक है, या आपका पाठ्यक्रम है, दस्तावेज है, या और अदर ऑप्शंस दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक दस्तावेज है और इसमें किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए बालकों को, इस प्रकार से यह विषयों पर चर्चा की गई है। अगला जो पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति जो है किस निबंध से हुई है, तो वह है सभ्यता और प्रगति। या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति सभ्यता और संगत नामक निबंध के रचनाकार कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। प्रश्न बनता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की किस अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स को नोट करते जाना है। अगला जो पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया है। प्रश्न आ सकता है एनसीएफ 2005 को जो है किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बिंदु को ध्यानपूर्वक समझना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं वह ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटत प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, पाठ्यचर्या जो होती केवल पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, ठीक है, परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ने को सरलता पूर्वक बताया जाता है, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें, बच्चों को जिस प्रकार से सहजता हो सके वो सारी चीज़ें करना चाहिए। ये मार्गदर्शी सिद्धांत है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं सीटेट 2022 में अगर अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो एनसीएफ के इन सवालों को अभ्यास करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आइए हम बात करेंगे 50 क्वेश्चंस बाय जयसवाल सर, जिनमें से आपका पहला प्रश्न एनसीएफ से संबंधित आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या। साथियों, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न दिया गया कि एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपरोक्त सभी पर। इन 50 प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। साथियों, एनसीएफ 2005 जो बल देता है वह किस पर देता है? वह करके सीखने पर बल देता है। इसलिए स्वयं आप लोग अपना अपना स्कोर, अपना अपना कमेंट स्वयं कीजिए। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। क्या बातचीत की गई है, सभी लोग बताइए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह बातचीत की गई है साथियों कि ज्ञान स्थायी होता है और ज्ञान स्थायी दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना भी की जाती है। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत
निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? तो जो एनसीएफ 2005 है, इसके अंतर्गत जो है जो निःशक्त बालक हैं उनकी रक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? तो उनकी रक्षा के लिए जो प्रावधान है वह समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो सभी जानते हैं कि इस संबंधी कोई जो प्रतियोगी प्रवेश की परीक्षा कैसी होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए। यहाँ पे हम या कह सकते हैं कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ऐच्छिक शब्द है लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगी। कक्षा 10 की परीक्षा कैसी होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि क्यों समर्थन दिया गया है आप सभी जानते हैं। क्योंकि साथियों यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो उपरोक्त सभी जो है एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। इनके रीजन आपके ये सभी ऑप्शंस हैं। राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षा के किस बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है? तो गणित शिक्षा की बात करें, मैथ्स मेथड की बात करते हैं, जिस बिंदु पर प्रमुखता से प्रकाश डाला गया है वह यह है कि गणित की सहायता से गणित में रुचि का विकास करना। गणित की सहायता से क्या हो, गणित में रुचि का विकास करना ये बिल्कुल नहीं होगा। ना ही गणित की सहायता से मूल्यांकन का विकास करना होगा, ना ही गणित की सहायता से गणित का अन्य विषयों के साथ अधिक सहसंबंध स्थापित करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनसीएफ 2005 गणित शिक्षा को जिस बिंदु को मुख्यतः प्रकाश डाला है कि गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना। तो तर्क शक्ति के विकास किससे हो सकती है, गणित की सहायता से। ये किसके अकॉर्डिंग है, किस पर प्रकाश डाला गया है, एनसीएफ 2005 पर यह प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, बालकों को स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यह कथन संबंधित है? राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 से प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना या अदर टीटी एग्जाम की बात करते हैं, स्टेट लेवल टीटी एग्जाम की बात करते हैं। बालकों के स्कूली जीवन के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यह कथन आपका सभी लोग जानते हैं। जब एनसीएफ का हमारा चैप्टर चल रहा है तो ये राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ही हो सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है आप सभी लोग रीड कर रहे हैं। राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार पारिचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक कौन सा सिद्धांत है? वह यह सिद्धांत है कि ज्ञान के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत जितने केंद्र समूह गठित किए गए हैं वह 20 हैं, 22 हैं, 21 हैं या 23 केंद्र जो है गठित किए गए हैं? सभी कमेंट के माध्यम से सभी यहाँ पे बताइएगा। चलिए सभी आपको समय दिया गया है, सभी कमेंट के माध्यम से बताइए कितने केंद्र जो है संगठित किए गए हैं, सभी बताइए। प्रत्येक भाई बहन को यहाँ पे 5 सेकंड को वक्त दिया गया है। 5 सेकंड के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना है। चलिए आई होप आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। क्या हम डायरेक्टली आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे 50 प्रश्न करना है, ठीक है। देखिए अगर कुल पृष्ठ पूछा जाता है, कुल पृष्ठ एनसीएफ में कितने हैं, तो कुल पृष्ठ आपके 180 है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अंतर कितने केंद्र समूह गठित किए गए हैं, तो टोटल यहाँ पे 21 केंद्र जो है गठित किए गए हैं, 21, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? सभी लोग जानते हैं प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह तैयार किया गया है, ये दस्तावेज तैयार किया गया है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है
कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में क्या शामिल होता है। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है बालक के सर्वांगीण विकास में जो शामिल होता है वह आप सभी लोग जानते हैं, वह यह है साथियों कि बालक का जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास और विद्यालय के लिए तैयारी। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी आपके 1000+ PDF आपको मिल जाएगी, MCQs मिल जाएगा। ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप जायसवाल कोचिंग सेंटर, ज्वाइन कर लीजिएगा। पिछले 2-3 साल से जितनी भी क्लासेज हुई सारे PDF फाइल नोट्स आपको फ्री में प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है आपका अपना, अवर फैमिली है। साथियों अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत कक्षा में शांति बनाए रखने से संबंधित जो नियम होते हैं, इनके पालन से अध्यापक कक्षा से क्या कर सकता है। तो इनके पालन से अध्यापक जो है वह कक्षा से ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी यह रोकता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ के काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कमा जिस स्तर पर संभव है उसे उसी स्थिति पर किया जाना चाहिए, ना कि उसे उच्च स्तर को कहा जाए। तो कोई भी कार्य है जिस स्तर पर वह कार्य करने लायक है उस स्तर पर करना चाहिए। तो यह किससे संबंधित हो जाता है, यह पूरकता के सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 के समकक्ष के रूप में दी गई गणितीय की विशिष्ट अवधारणाओं को में किसी शामिल नहीं किया जा सकता। तो आप सभी लोग जानते हैं किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, वह साथियों कि गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है, इसे शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी आ, बा और द ऑप्शन को शामिल किया जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 के विकास को सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाता है साथियों कि कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। यहाँ से विकास को सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है विकास को सीखना, मतलब कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। कहते हैं ना, दुनियादारी आप स्वयं संभालो, जिम्मेदारी आप स्वयं संभालो। ये सारी चीज़ें एनसीएफ पर ऑलरेडी एनसीएफ दस्तावेज पर चर्चा की गई। गणित की प्रगति एवं संरचना में निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं होती है। तो यह हमें मालूम होना चाहिए क्या विशेषता होती है। देखिए, गणित की प्रगति संरचना विशेषता होती है कि गणित की भाषा सांकेतिक होती है, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। लेकिन साथियों, गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ये आपका भाषा गणित के या गणित की प्रकृति एवं संरचना की विशेषता नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो क्या विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, सभी लोग बताइएगा। तो कला शिक्षा की बात कर रहे हैं, मतलब सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना भी होता है और छात्रों को व्यक्तिगत या व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना भी, अर्थात का और खा दोनों वाला सही। तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। जिसे सूचीबद्ध किया गया है वह यह है कि नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। किसको? नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। देखिए, परीक्षा सुधारों की बात कर रहे हैं तो खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सामूहिक कार्य मूल्यांकन होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी ये सारे जो है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुधार कर सुझाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो किसे अधिक महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को अधिक महत्व दिया गया है। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है कि एनसीएफ 2005 में प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना चाहिए। एनसीएफ 2005 में प्राइमरी लेवल के स्कूल है जो उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बेहतर माना जाता है वो बेहतर यही माना जाता है कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बच्चा जो करता है वो अच्छे तरीके से उसके दिमाग पर बैठ जाता है, उसके दिमाग पे मेमोरी पर सेव हो जाता है, इंटरनल मेमोरी पर सेव हो जाता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन, वृत्त चित्र, फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से शांति में वृद्धि हो, इसको सुझाया गया है। क्यों सुझाया गया है? ताकि, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामान्यतः विद्यार्थियों की गणित सीखने में रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती है? एनसीएफ 2005 के अनुसार बताया गया इस दस्तावेज में कि सामान्यतः नॉर्मल देखा जाए तो स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में, बालक बालिकाओं में गणित सीखने में रुचि क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका रीजन है कि अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्यय पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो आप सभी लोग जानते हैं जिन मुद्दों की शामिल करने की अनुशंसा की गई है सोशल साइंस में, वह सभी स्तरों के विद्यार्थियों में लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कहा गया है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसमें कहा गया है कि विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए, विज्ञान की जो शिक्षा है इस प्रकार होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बनाए। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग 50% क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 50 में से 25 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं और 25 प्रश्न और कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? शिक्षक को जो है एक प्रकार से आपका सुविधादाता या सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना चाहिए। बच्चों की सुविधा प्रदान करे, बच्चों को जहां समझ नहीं रहा बच्चों को दोबारा तिबारा समझाना चाहिए, शिक्षक का कर्तव्य होता है। ठीक है, एक मित्रता पूर्वक रहना चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए ताकि बच्चा जो भी उसको दिक्कत हो वह शिक्षक से शेयर कर सके। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? देखिए, त्रिभाषा सूत्र का जब भी जिक्र होता है आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू को भाषा में काम लेनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में जो है लेनी चाहिए, या आपको शामिल या कथन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी स्कूली उच्च स्तर पर मातृभाषा काम में ली जानी चाहिए, बाद के स्तरों में शास्त्रीय या विदेशी भाषा में ली जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर कैसी लेनी चाहिए? आपकी मातृभाषा, घरेलू भाषा, इसके बाद अगर इस स्तर के बाद फिर आपका विदेशी या भाषा या शास्त्रीय भाषा ली जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन नेगेटिव माना जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए। तो घरेलू भाषा मातृभाषा में ले लीजिए चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को हम मोस्ट कैटेगरी पर प्रश्न गिनेंगे, मोस्ट कैटेगरी पर रखेंगे। क्यों रखेंगे? आइए प्रश्न को रीड करते हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षा के वृत्तीकरण आपके वोकेशनलाइजेशन का उद्देश्य इनमें से कौन सा होता है? इसका जो उद्देश्य होता है उद्देश्य ये होता है कि समान शिक्षा के बजाय व्यवसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना। एनसीएफ 2005 में शिक्षा में वृत्तीकरण का क्या उद्देश्य है? समान शिक्षा के बजाय किस प्रकार की शिक्षा देना? व्यवसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का 2005 का लक्ष्य क्या है? तो एनसीएफ 2005 का लक्ष्य यह है कि अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, शिक्षण संस्थानों में समन्वय शामिल करना, आपके सत्रानुकूल जो सत्र होते हैं उसके अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। तो ये सभी जो है आपके एनसीएफ 2005 के लक्ष्य हैं। ये तीनों लक्ष्य हैं, तीनों को रिमाइंड कर लेना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। देखिए, एनसीएफ 2005 में एक शब्द आया होगा गुणवत्ता आयाम। तो इस शीर्षक जो शब्द आया है इसके अंतर्गत महत्व दिया गया है। किसका महत्व दिया गया है? आप सभी लोग जानते हैं, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को महत्व दिया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20 प्रश्न और बचे हुए हैं। राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? यह प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 की विशेषता क्या होती है?
ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की विशेषता यह है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालक को मातृभाषा में निपुण होना चाहिए। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाएं सीखी जा सकती हैं। दूसरा है पाठ्यक्रम निर्माण में अभिभावकों के हितों एवं समझ को महत्व दिया गया है। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में पढ़ाए गए के प्रति जो है रुचि जागृत करने को ध्यान रखते हुए बनाया गया है ताकि रुचिप्रद हो सके। तो ये सारे जो है एनसीएफ 2005 की विशेषता है। तीनों ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो जिसे सूचीबद्ध किया गया है वह यह है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी एवं दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जावे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किस पर बातचीत की गई? ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, या विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं एनसीएफ 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसमें बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है? इसमें बातचीत की गई है कि ज्ञान स्थायी होता है और स्थायी दिया जाना चाहिए, ज्ञान का विकास होता है और उसका संरचना की जाती है। यानी ज्ञान जो स्थायी होता है वह ज्ञान का क्या करता है? विकास होता है ज्ञान में, और वह क्या है? संरचना, उसकी संरचना भी की जानी चाहिए। तो कोई भी चीज़ देखिए, ज्ञान जो स्थायी होगा तो वो सारी चीज़ें होती हैं, और जब ज्ञान स्थायी होता है वो प्रैक्टिस के आधार पर ही हो जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। स्वयं के द्वारा किया गया जो ज्ञान होता है वह स्थायी होता है, इसलिए बच्चे से कहते हैं स्वयं उनसे काका गागा लिखवाइए, डंडी लाइन खींचिए। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो जब भी देखिए प्राथमिक स्तर अगर दिया जाता है तो सभी लोग जानते हैं मातृभाषा का जिक्र होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो सीख के आता है वो मातृभाषा ही बच्चे से बनता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 इसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका प्रमुख सूत्र क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रमुख सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, इसका प्रमुख सूत्र क्या होता है? लर्निंग विदाउट बर्डन। ये ध्यान दीजिएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आइए देख लेते हैं। प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किसका महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। तो एनसीएफ 2005 में बातचीत यह की गई कि ज्ञान स्थायी है और इसे दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का विकास इससे होता है और इसकी संरचना होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे जो 10 से 15 प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और इनका रिवीजन बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है संसाधन के रूप में समर्थन? क्योंकि यह बालकों को अपने विश्वास के लिए क्या होता है? प्रोत्साहन देता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि विद्यालय की शिक्षा अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? वह आपका एनसीएफ 2005। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है पाठ्य योजना से अभिप्राय क्या होता है? पाठ्य योजना से अभिप्राय उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है आपके विचार से पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? तो आप एक शिक्षक बंधु हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जयसवाल सर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं, आप सभी को नमन करते हैं, आप सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा आपके विचार से पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो आपके विचार से पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों के अनुसार होना चाहिए, ऐसा हो जो विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार बदला जा सके, छात्र की क्रियाशीलता व सदुपयोग करने वाला हो, अर्थात उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से जो है किस सुधार को सुझाया गया है? वह सुधार है खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। तो ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? देखिए, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षक का ज्ञान और शिक्षार्थियों का ज्ञान, ये तीनों सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल है, लेकिन योजना की दृढ़ता यह शामिल नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
इसी के साथ ही साथियों अगला प्रश्न दिया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों को मूल्यांकन का तरीका प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए एनसीईआरटी 2005 के संस्तुतियों के संबंध में देखा जाए परीक्षाओं में लचीलापन होना चाहिए, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, कि विद्यालयों को राजनीति से युक्त रखना, ये जो आपका कथन गलत है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही पूछा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वह किसकी होनी चाहिए, सुगमकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है। तो किसी भी चीज़ को दबाव कम करना है और परीक्षाओं में सफलता के लिए जो आवश्यक होता है कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, जो कम अवधि की परीक्षाएं होती हैं उनमें अंतरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीईआरटी को कौन तैयार करता है। आपका एनसीटीई तैयार करता है, एनसीईआरटी तैयार करता है, एससीईआरटी तैयार करता है या सीबीएसई तैयार करता है। ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीईआरटी 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को कौन क्रिएट करता है, कौन तैयार करता है। और ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, अगली वीडियो पर, अगली मैराथन वीडियो पर, क्योंकि यहाँ पर साथियों सिलेक्शन 101% पक्का है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग हो रही है। आपके मॉडरेट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस लेवल की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।